मैं जैसे ही मोबाइल रिचार्ज करवाकर शॉप से निकली तो एक अनजान नंबर से मुझे कई मैसेज आने लगे। मैंने एक नज़र मोबाइल स्क्रीन पर डाली और फिर मोबाइल पर्स में रख ली और बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। पर्स से लगातार मैसेज टोन की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी। लेकिन मोबाइल दोबारा पर्स से निकाल कर नहीं देखी, क्योंकि बस आने वाली थी और मुझे उसमें फ़ौरन सवार होना था। वरना यहाँ जितना रश था, अगर मैं ज़रा सी भी तेज़ी ना दिखाती तो फिर मुझे सीट भी आसानी से ना मिलती। इसलिए मैं पूरी तरह से अलर्ट खड़ी थी कि जैसे ही बस आएगी तो सबसे पहले मैं लपक कर बैठूंगी। मुझे बस स्टॉप पर खड़े अभी कुछ ही देर हुए थे कि यूनिवर्सिटी के रोड पर जाने वाली बस मुझे दूर से आते हुए दिखाई दी। जैसे ही वो बस स्टॉप पर रुकी तो मैं फटाफट दौड़कर उसमें सवार हो गई, क्योंकि यहाँ मुंबई जैसे शहर में बस पर अपनी सीट हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे सीट खिड़की के पास मिली तो मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और फ़ौरन बैठते ही मैंने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला और मैसेज चेक करने लगी। तकरीबन दिल को छू लेने वाली शायरी थी। एक से बढ़कर एक कविता लिखी हुई थी। शायरी सुनकर दिल धड़कने लगा। पहली बार किसी लड़के का यूँ मैसेज आना मेरे लिए हैरानी वाली बात थी और कहीं न कहीं मेरे दिल को खुशी भी हो रही थी। मैं खिड़की से बाहर तेज़ तेज़ भागते मंज़र को देखने लगी, लेकिन मैसेज का सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि लगातार बार बार मैसेज आ रहे थे। मैं उन्हें पढ़ती जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। मेरा कॉलेज आ चुका था और मैं बस से उतर चुकी थी, लेकिन क्लास अटेंड करने की बजाय मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। मैंने आराम से पर्स में से अपना मोबाइल निकाला तो बहुत सारे मैसेज देखकर मैं मुस्कुराने लगी, जिसमें हर दूसरे मैसेज में उसकी बेकरारी मेरे सामने बिल्कुल साफ दिख रही थी। और आखिरी मैसेज देखकर मैं हैरान हो गई, जिसमें उसने कहा कि अगर मैंने उसे रिप्लाई ना किया तो अब वो मैसेज नहीं करेगा। उस मैसेज को पढ़कर मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, तो मैंने झट से रिप्लाई दिया और कहा कि आप कौन हैं और क्यों मुझे मैसेज कर रहे हो और मेरा नंबर आपको किसने दिया। तो दूसरी तरफ से फ़ौरन मुझे रिप्लाई आया, जैसे वो उसी इंतज़ार में बैठा हो। उसने फ़ौरन अपना बायोडेटा भेजा। उससे मुझे पता चला कि उसका नाम दीपक है। नाम तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल राजकुमारों वाला। ये सोचते ही मैं मुस्कुराने लगी। फिर उसने बहुत ही प्यारे अंदाज में मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं अभी 21 साल की थी और इस उम्र में हर लड़की अपने होने वाले राजकुमार के ख्वाब देखती है और उसे लगता है कि हर कोई उसे ही अपनाने के लिए बेकरार हो रहा है। कहाँ वो लड़कियाँ कि जिनके लिए माँ बाप रिश्ते तलाश करते हैं, और कहाँ हम जैसी खुदकिस्मत कि जिनके लिए रिश्ते हाथ बांधे खुद ही रास्ते में उनके इंतज़ार में खड़े रहते हैं। मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार कर ही रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगा। ये भी अनजान नंबर था। मैं हैरान हुई कि ये किसका नंबर है। खैर, मैंने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। आप प्रीति हो ना? बहुत ही प्यारे अंदाज में पूछा गया। जी नहीं, मैं प्रीति नहीं। आपको किससे बात करनी है? आपसे ही बात करनी है। उसकी आवाज़, उसका अंदाज़ बहुत खूबसूरत था कि मैं ना चाहते हुए भी उससे ये सवाल कर बैठी कि आप कौन हैं? मेरा नाम दीपक है। जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो मैं चौंक गई और फिर उससे दोबारा सवाल किया, ये अभी मैसेज आपके ही थे? तो वो खिलखिलाकर हंस दिया और कहने लगा कि जी मैडम, ये जुर्रत मैंने ही की है। अगर आपकी नाजुक तबीयत को बुरा ना लगे तो आपका प्यारा सा नाम जान सकता हूँ? आपको मेरा नाम जानने की इतनी भी क्या जल्दी है? चलिए कोई बात नहीं, आप अपना नाम नहीं बताना चाहती तो कोई परेशानी नहीं। फूल को तो जिस नाम से भी पुकारो वो फूल ही रहता है, तो आप मेरे लिए किसी गुलाब से कम नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरे गाल गर्म होने लगे और सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी। देखिए मिस्टर, आप जो भी है, मुझे कॉल और मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। हाय हाय, ये जुल्म मत कीजिएगा। इतनी प्यारी नाजुक सी लड़की इतना बड़ा जुल्म करती अच्छी नहीं लगती।
आपको बातें बनाने का बहुत हुनर है ना, मैं खिलखिलाकर बोली। तो दूसरी तरफ जैसे उम्मीद बढ़ गई, तो वो फ़ौरन ही बोला, प्लीज़ अपना प्यारा सा नाम तो बता दीजिए। तो मैं ना चाहते हुए भी उसे अपना नाम बता दिया। आपका नाम आपकी तरह ही बहुत प्यारा है परी। मेरा नाम जानने के बाद उसने फ़ौरन कहा, तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। परी, दरअसल आप मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, तो मुझे कॉल करना पड़ा, वरना मैं आपको कभी कॉल आपकी मर्ज़ी के बगैर ना करता। आप बेफ़िक्र रहें, आप जब तक मुझे इजाज़त नहीं दोगी, मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। उसकी बातों का एक एक शब्द मेरे दिल में उतरता जा रहा था। ऐसा लगता था कि दुनिया का वो अकेला सच्चा इंसान है जो सिर्फ़ मेरे बारे में सोच रहा है और मुझे चाहता है। मैं एक दिन अनदेखी डोर में खुद को बंधता हुआ एकदम ही महसूस करने लगी और बात बताते हुए बोली, दरअसल मैं किसी अनजान नंबर से आए हुए मैसेज का जवाब नहीं देती, तो इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब तो हमारे बीच बातचीत हो गई है परी, क्या अब भी आप मुझे मैसेज का जवाब नहीं दोगी? तो मैंने कहा कि सोचूंगी, और फिर मैं फ़ोन बंद करने ही वाली थी कि उसकी एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, प्लीज़ वेट वेट वेट। देखिए, ये तो गलत बात हुई कि अगला आपसे बात कर रहा हो और आप फ़ोन बंद कर दो, तो क्या ये अच्छी बात है? अच्छा, तो आप क्या 20 मिनट से एक अनजान लड़की से बात कर रहे हो, तो क्या ये अच्छी बात है? मैं फ़ोन उठाकर बोली, देखिए परी, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको कॉल आपकी इजाज़त के बगैर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत मजबूर होकर कॉल इसलिए कर रहा हूँ कि आप मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। अच्छा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में है। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप चालू है। अगर आपका दिल माने तो मुझे अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर लीजिएगा। बाकी मेरी आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। दिल चाहे तो बात कर लीजिएगा, वरना मैं आपको मैसेज तो करता ही रहूँगा। वो उदास अंदाज में बोला। अच्छा, तो ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि अगला बात करे या ना करे, आप उसे मैसेज करते रहेंगे। तो वो एकदम से बोला, देखिए परी, दिल पर तो कोई ज़ोर नहीं चल सकता ना। अब ये तो सारे मामले दिल के हैं। अगर दिमाग के होते तो शायद मैं इतनी डांट खाने के बाद मैसेज ही ना करूँ। अरे, मैंने कब डांटा आपको? इतना तो डांट चुकी हो आप, और फिर कहती हो कि मैंने कब डांटा। तो उसकी बात पर मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। बहुत प्यारी हंसी है आपकी परी। उसकी तारीफ़ पर मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं आज आसमानों में घूम रही हूँ। और फिर यूं ही हल्की फुल्की गपशप के बाद मैं कॉल काट दी और वहीं बैठे बैठे फ़ौरन व्हाट्सएप पर उसका नंबर ऐड किया। तो प्रोफाइल पिक एक बहुत खूबसूरत लड़के का फ़ोटो था। मैं बहुत देर तक उसकी फ़ोटो को देखती रही। मुझे पहली नज़र में ही वो बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़ौरन से मैसेज किया, ये प्रोफाइल पिक आपकी है? तो उसने फ़ौरन मुझे जवाब देते हुए कहा, जी मैडम, ये प्रोफाइल पिक मेरी ही लगी हुई है। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं, आप तो रानी हैं रानी। उसका वॉइस मैसेज आया तो मैं उसके वॉइस मैसेज सुनकर बहुत देर तक हंसती रही। फिर मैंने भी उसे वॉइस मैसेज करते हुए कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये फ़ोटो आपकी है। उसने फ़ौरन मुझे वॉइस मैसेज भेजा कि अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ, लेकिन आप अभी यूनिवर्सिटी में हैं, तो क्या ये सब मुनासिब होगा? उसके वॉइस मैसेज के बाद मैं सोच में पड़ गई कि ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। कि इतने में उसका वॉइस मैसेज आया, देखिए आप पहले क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर जैसा आप कहोगी मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। उसकी बातें मुझे हैरत में डाल रही थी। मैंने ज़्यादातर यही सुना था कि रॉन्ग नंबर आपके गले पड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। वो यकीनन किसी बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके बात करने के अंदाज़ से बार बार मुझे यही अंदाज़ा हो रहा था। और सच तो ये था कि मेरा दिल इस कदर मजबूर हो चुका था कि मैंने फ़ौरन उसे जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए। तो मैंने उसे ओके कहा और फिर दिल वाला इमोजी भी भेज दिया। मेरा दिल भी गवाही देने लगा कि ये पिक उसी लड़के की है और वो गलत नहीं कह रहा था। जाने क्यों दीपक में कुछ ऐसा था कि मेरा उस पर यकीन करने को दिल चाहने लगा,
लेकिन वो मेरे बारे में इतना ठीक ठीक अंदाज़ा कैसे लगा रहा था, मुझे इस बात पर बेहद हैरानी हो रही थी। मैंने यूनिवर्सिटी के बाकी लेक्चर अटेंड किए और फिर घर आ गई। आज तुम जल्दी घर कैसे आ गई परी? क्या यूनिवर्सिटी में आज लेक्चर नहीं था? तो मैं सुनी अनसुनी करते हुए किचन में चली गई और फ्रिज खोलकर पूरी बोतल मुंह के साथ लगा ली। मम्मी मुझे हैरानी से देखते हुए मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। परी, सब ठीक तो है? क्या बात है? वो परेशान होकर बोली। तो मैं एकदम से चौंक गई और उनकी तरफ मुड़ी और कंधे उचकाते हुए बोली, क्या हुआ? तो मम्मी मेरे बदले बदले रंग देखकर बहुत हैरान हुई। ये तुम्हें आज क्या हुआ है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तुम जवाब देने की बजाय किचन में आ गई। आपने मुझसे क्या पूछा है? मैंने नहीं सुना। क्या बात है परी, आज तुम फिजिकली तौर पर घर में मौजूद नहीं हो। ओफो मम्मी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हो। मैं झुंझलाई तो वो गुस्से में आ गई और बिना कुछ कहे किचन से बाहर चली गई। तो मैं भी फ़ौरन अपने कमरे में गई और दरवाज़े को बंद कर लिया और फिर मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप चेक करने लगी। तो वहाँ पर बहुत सारे दीपक के मैसेज आए हुए थे। मैं जल्दी जल्दी वो पूरे मैसेज पढ़ी। वही दिल छू लेने वाली बातें, सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ पढ़ कर मेरे गाल लाल होने लगे। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं घर आ चुकी हूँ या नहीं, तो मैंने फ़ौरन ही उसे जवाब दिया कि हाँ, मैं घर पहुँच चुकी हूँ। मेरे ये लिखने की देर थी कि उसने बहुत सारे दिल वाले इमोजी मुझे भेजे और कहा कि चलिए अब आप आराम करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। कितना केयर करने वाला इंसान है, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी। आराम किस कमबख्त को करना था। मैंने उसे फ़ौरन मैसेज किया कि मैं दिन के वक्त आराम नहीं करती हूँ। और फिर इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे वो बात पूछी जिसकी वजह से मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खटक पैदा हो रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उसे मेरा नंबर कैसे मिला और कैसे उसे पता चला कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। तो उसने मुझे फ़ौरन जवाब दिया कि जिस वक्त आप मोबाइल की दुकान से अपने नंबर पर रिचार्ज करवा रही थी तो मैं वहीं पर खड़ा था और मैंने फ़ौरन ही आपका नंबर अपने मोबाइल में डायल कर लिया। तो मुझे याद आया कि वाकई ऐसा ही था कि जब मैं दुकान में दाखिल हुई थी तो उस वक्त एक लड़के को मैंने दुकान के अंदर एक कोने में खड़े होते हुए देखी थी, लेकिन मैंने कोई ख़ास नोट्स नहीं किया। ओह अच्छा, तो वो आप थे? मैंने उसे मैसेज करके कहा, जी मैडम, वो मैं ही था। आपने तो शायद मुझे देखना भी गवारा नहीं किया, लेकिन देख लो, हमें तो आप पहली नज़र में ही इतना पसंद आ गई कि आखिर आपसे बात करके ही दम लिया। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ? तो वो हंसकर कहने लगा कि आपने जो फ़ाइल पकड़ी हुई थी उस पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था। तो मैंने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि शायद आप इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो। उसके जवाब पर मैं एकदम से मुस्कुराई कि ये कितना स्मार्ट इंसान है। मिनटों में उसने मेरे बारे में जितने भी अंदाज़े लगाए वो सब सच साबित हुए। फिर उसने मुझे हंसते हुए बताया कि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और खुशी भी। लेकिन आप तो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आए। वो दरअसल मुझे मम्मी की मेडिसिन घर पहुंचानी थी, तो उस दिन मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली थी। लेकिन मैं कल ज़रूर आऊँगा, तो आते साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। ये बात सुनते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं अभी उससे बातें करना ही चाह रही थी कि दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मैंने फ़ौरन फ़ोन को बंद किया और तकिए के नीचे रख दिया और दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी छोटी बहन, जो मुझसे सिर्फ 1 साल की छोटी थी, दरवाजे पर खड़ी हैरान परेशान नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। ये तुमने दरवाजे को कड़ी क्यों लगा रखी है? वो अंदर आई और लेफ़्ट राइट देखने लगी, तो मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत ही बुरा लगा। तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मैंने अपने कमरे में कोई बॉयफ्रेंड छुपा रखी हूँ। मेरी बात सुनकर कमर पर हाथ रखकर वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे सर से पैर तक देखते हुए बोली, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड? शक्ल देखी है कभी? क्यों, क्या हुआ है मेरी शक्ल को? मैं गुस्सा होकर बोली, मुझसे पूछने से पहले ज़रा आईना देख लिया करो, फिर बात किया करो। वो अकड़कर कहने लगी, मैं जानती थी कि मैं सांवली हूँ, बचपन से ही मेरा रंग सांवला था। मेरी बहन का कलर मुझसे ज़्यादा साफ था, तो घर में सबसे पहले उसकी तारीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ। हर बात में उसकी तारीफ़ की जाती, उसे खूबसूरत परी का खिताब मेरे सामने दिया जाता
और मैं देखती ही रह जाती। मम्मी और दादी सभी उसे बहुत चाहते और प्यार करते थे, लेकिन मेरे साथ ना तो कोई प्यार किया और ना ही मुझे कभी खूबसूरत कहा। जब भी कहा काली कलौटी कहकर पुकारा तो मेरे दिल पर छुरियां चल जाती थी। जब घर में बेटियों की इज्जत ना हो तो बाहर भी कोई नहीं करता। यही वजह थी कि ख़ानदान में रिश्तेदार औरतें भी हमेशा मेरी छोटी बहन रोली को चाहते थे। उसकी तारीफ़ें मेरे सामने करते रहते थे और मुझे कहते कि ना जाने इसकी शक्ल किस पर चली गई है, रंग भी सांवला है, हालांकि घर में माँ बाप दोनों ही गोरे हैं। ये ना जाने रंग के मामले में किस पर चली गई। घर वाले तो अलग बातें सुनाते ही थे, ख़ानदान वाले भी मुझे खड़े खड़े बातें सुनाने लगे तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा पैदा हो गया। अभी मैं अपनी मम्मी और ख़ानदान वालों की बातों से परेशान तो थी ही, और ऊपर से मेरी छोटी बहन भी मुझे बात पर बात मेरी शक्ल के ताने देने लगी, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। यही वजह थी कि मैं हर वक्त उससे उलझती रहती, और क्योंकि मैं उससे बड़ी थी तो इसलिए ताकत में भी उससे कई गुना ज़्यादा थी। तो मैं उस पर अक्सर हाथ उठाती और वो रोते हुए मम्मी या दादी के पास चली जाती। और फिर मम्मी ने तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनी कि मैंने आखिर उस पर क्यों हाथ उठाया। वो मुझ पर ही बिगड़ने लगती, और जब मैं वजह बताती कि मम्मी मैंने इस वजह से इस पर हाथ उठाया है, तो वो मुझे उल्टा और डांटती कि कौन सा बुरा भला कह दिया है, ठीक ही तो कह रही है, कौन सी तुम हूर परी हो, काली कलौटी कह दिया तो क्या गलत कहा। मम्मी इतनी नफ़रत से बात करती थी कि मेरा दिल धड़कना भूल जाता था। यही वजह थी कि मुझे अपने घर में सिवाय पापा के सभी बहुत बुरे लगते थे, क्योंकि घर में सिर्फ पापा थे जो मुझे और मेरी बहन रोली को बराबर प्यार करते थे। जो चीज़ रोली के लिए लाते थे बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए भी लेकर आते थे। तो रोली इस बात पर भी मुझसे और पापा से लड़ जाती कि मुझ पर तो ये रंग अच्छा लगता है, आपने इसके लिए ये रंग वाला फ़्रॉक क्यों ले आए। अगर हम दोनों के जूते सेम होते तो भी वो पापा से लड़ जाती कि इसके लिए वैसे ही जूते क्यों लिए, अब तो मुझे ये जूते अपने पैरों में अच्छे नहीं लगेंगे। पापा उससे पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे पैर अपने हैं और उसके अपने, ये क्या बात हुई भला कि तुम्हें ये अब अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो बड़े मज़े से कहती कि इसके पाँव तो काले हैं, इसके ऊपर भला जूते क्या अच्छे लगेंगे। अपने जूतों का डिज़ाइन इसके पैरों में देखकर मेरे अपने जूते पहनने को भी दिल नहीं करता। आप हमारे लिए अलग अलग चीज़ क्यों नहीं लेकर आते। तो पापा हंस देते और उसको टोकते कि बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। लेकिन घर में मम्मी और दादी पापा को उल्टा टोक देती कि सही तो कह रही है, आप दोनों के लिए अलग अलग कलर की चीज़ लाया करो, और वैसे भी परी का रंग काफ़ी सांवला और दबा हुआ है, तो उसके लिए चटक कलर के कपड़े ना लाया करो, उस पर ये रंग अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसका रंग और भी काला लगता है। तो मम्मी और दादी की बातें सुनकर मैं कमरे में जाकर आंसू बहाती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे रंग की वजह से मैं सारी दुनिया के लिए ही काबिले नफ़रत बन गई हूँ। लेकिन जब से दीपक मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे हैरानी हुई कि कोई सांवले रंग की लड़की को भी प्यार कर सकता है, उसकी भी कदर की जा सकती है। आज पहली बार मैंने अपनी बहन रोली को बिल्कुल नहीं डांटा और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी, तो उसे मेरे रवैये पर बड़ी हैरानी हुई। मैंने उसको उसकी हैरानी में पड़े रहने दिया और दोबारा से अपनी किताब खोलकर बैठ गई। लेकिन किताब के हर एक पेज पर मुझे दीपक का ही चेहरा नज़र आ रहा था। मैं अगले दिन दीपक से यूनिवर्सिटी में मिली। वो अपनी फ़ोटो से कई गुना ज़्यादा हैंडसम था। मैं हैरान थी कि उसे मुझ में क्या नज़र आया कि वो मेरे पीछे ही पड़ गया, और ये बात मैंने उसे भी कह डाली तो वो हंसने लगा। फिर उसने बहुत प्यारे से अंदाज में मुझसे कहा कि मैंने आपकी सूरत से नहीं बल्कि आपकी सीरत देखकर आपकी तरफ कदम बढ़ाया है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैं ही वो लड़की हूँ जो इसको मेरी सीरत नज़र आ गई। जब मैंने ये बात उससे कही तो वो एकदम से हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे लड़कियों की यही अदा तो अच्छी लगती है कि वो अपने आप को पूरा ढक कर रखती है, वरना हमारे आसपास तो कई तितलियां हैं और यकीन करो उनमें से मुझे किसी को भी देखकर वैसी फीलिंग नहीं हुई जैसे तुम्हें देखकर होती है।
मैं उसकी बातें सुनती जा रही थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मुझे मेरे बारे में इतना सोच रहा है। मैं अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने से ज़्यादा उससे मिलने के लिए आती थी और जब घर जाती तो भी चुपके चुपके उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करती रहती। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जान गई थी। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, उसके पापा इस दुनिया में नहीं थे और उसकी मम्मी बीमार रहती थी, जिनकी वजह से वो अक्सर यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेता रहता था। मुझे उसकी ये आदत बहुत पसंद आई कि वो अपनी माँ के लिए इतना केयर करता है, तो यकीनन पत्नी के लिए भी बहुत केयर करेगा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मम्मी मुझसे मिलना चाहती है, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आज वापसी पर आपकी बहू को आपसे मिलवाने के लिए लाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन हाँ कहा। क्यों नहीं, मैं ज़रूर उनको देखने जाऊंगी। तो ठीक है, अभी चलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मुझे भी यही सही लगा, क्योंकि इस तरह घर में भी किसी को मेरे लेट आने की वजह से सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी से ही उसके घर चली गई। उसका घर एक बिल्कुल नई बिल्डिंग में था, जिसमें शायद कुछ ही लोग थे, बाकी सब कमरे खाली थे। मैं जैसे ही उसके फ्लैट में दाखिल हुई तो सामने उसके दोस्त मेरे ही इंतज़ार में बैठे थे और फिर उन सब ने मिलकर मेरी इज़्ज़त खाक में मिला दी और फिर मुझे दीपक ने मेरे घर के करीब ड्रॉप किया और खामोशी से चला गया। मोहब्बत के नाम पर मुझे लूट लिया गया। ये सदमा मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। लोगों से सामना करते हुए तो मैं पहले ही कतराती थी और अब ये हालात थे कि मैं लोगों से भी छुपने लगी। कुछ दिनों से मैं रोली में काफ़ी बदलाव देख रही थी। वो हर वक्त फ़ोन पर चिपकी रहती तो मुझे शक होने लगा। मैं जानती थी कि अगर मैं उससे कुछ भी पूछूंगी तो ये मुझसे उल्टा लड़ पड़ेगी, इसलिए मैं खामोश रही। और फिर एक दिन चुपके से मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया तो ये देखते ही मुझे शौक लगा कि दीपक अब इससे भी वही बातें कर रहा था जो कभी मुझसे किया करता था। रोली जब बाथरूम से निकली और मेरे हाथ में उसने जब अपना मोबाइल देखा तो वो किसी चील की तरह मेरे ऊपर झपटी। तो मैंने ज़ोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तो कॉलेज जाने के बहाने से तुम ये सब करती फिर रही हो, मैं मम्मी को बताऊंगी। तो वो मेरे सामने अकड़ कर बोली, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं जानती थी कि ये वक्त गुस्से का नहीं है, इसलिए मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुम्हारी मुलाकात इस लड़के से कहाँ हुई। तो उसने मुझसे कहा कि जब मैं एक दिन बाज़ार से सामान लेने गई तो मेरी इस लड़के से दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने फ़ौरन रोली को उस लड़के से बचाने के लिए सच बताना चाहा, पर रोली मुझ पर भड़क गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि एक दिन उस लड़के का रिश्ता रोली के लिए आ गया और देखते ही देखते रिश्ता तय भी हो गया और मैं कुछ भी ना कर सकी। अंदर ही अंदर आंसू बहाती चली गई। जब रोली विदा होने लगी तो लड़के वालों ने कहा कि हमारे घर में रिवाज है कि दुल्हन की बहन विदाई पर दुल्हन के साथ ही जाती है और एक रात बहन के ससुराल में रुकती है। तो मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती उनके साथ भेज दिया, लेकिन वहाँ जाते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन की तरह सजाकर एक कमरे में ले गए। जिस कमरे में मुझे ले जाया गया वहाँ पर दुल्हन की तरह ही पूरा कमरा सजा हुआ था और उस कमरे में जगह जगह कैमरे भी लगे हुए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अपने साथ साथ मुझे रोली की फ़िक्र होने लगी, क्योंकि दीपक की असलियत तो मैं ही जानती थी कि वो कितनी गंदी नीयत का आदमी है। इतने में दरवाज़ा खुला और दीपक के वही दोस्त और ख़ुद दीपक भी अंदर आ गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं उनको कमरे में देखकर घबरा गई। यार दीपक, तुम्हारा शिकार तो बाजू वाले कमरे में मौजूद है, तुम तो जाकर एंजॉय करो और हमें भी एंजॉय करने दो। उनकी बातों से मैं ये बात तो जान गई थी कि हम दोनों बहन बहुत ही बड़े गैंग के हाथों में बुरी तरह फंस गए हैं। मुझे तो बेइज्जत कर डाला था, लेकिन रोली को तो शादी के नाम पर ताड़ ताड़ किया जाएगा, जिसका मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। उन्हीं में से फिर एक लड़का बोला कि तुम्हारी पत्नी पर सबसे पहला हक तुम्हारा है, उसके बाद हम भी आएंगे और फिर वहाँ पर भी हमें फ़िल्म बनानी है। तो दीपक ने जवाब दिया, उस कमरे में नहीं, मैं इसी कमरे में उसको लेकर आऊँगा।
क्योंकि यहाँ पर सारे कैमरे सेट है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि मैं ये जान चुकी थी कि ये लोग बहुत गंदी फिल्में हम दोनों बहनों की बनाएंगे और फिर ना जाने उन फिल्मों का क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद तो शायद हम किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं तेज़ी से कमरे को देख रही थी। जैसे ही मुझे एक खिड़की नज़र आई तो मैं फ़ौरन उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ते, मैं उस खिड़की से छलांग लगा चुकी थी। मैं जैसे ही नीचे गिरी तो सामने से आई पुलिस गाड़ी ने मुझे फ़ौरन उठाकर अपनी गाड़ी में डाला। मैं बेहोश हो चुकी थी और मैंने उन्हें हाथ से इशारा किया कि मेरी बहन ऊपर है, उसे बचा लो, वरना वो दरिंदे उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे आसपास मेरे मम्मी पापा परेशान हाल में खड़े थे। जैसे ही मेरी नज़र रोली पर पड़ी तो मैं उठकर बैठने लगी, लेकिन रोली ने मुझे उठने ना दिया और वो बुरी तरह से मेरे सामने रोने लगी। अगर तुम उस दिन मेरी इज़्ज़त ना बचाती तो मैं शायद मर ही चुकी होती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूं परी। वो मेरे सामने बिलक बिलक कर रो रही थी। मम्मी भी मेरे पास में बैठी हुई थी और मेरे माथे पर हाथ फेर कर रोने लगी। फिर पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया, जिसमें मैंने उनको अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में भी बता दिया। दीपक और उसके गैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्हें लंबे सालों के लिए सज़ा हो गई। दूसरी तरफ मेरे घर वालों का रवैया मुझसे बिल्कुल बदल गया। मम्मी, दादी और रोली मुझे मोहब्बत के साथ साथ मेरी इज़्ज़त भी करने लगे। फिर रोली के ही कहने पर मैंने यूनिवर्सिटी में दोबारा से एडमिशन ले लिया और पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करने लगी। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।